नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। दिल्ली दंगों पर हमारी इस खास रिपोर्ट में हमारे साथ हैं नीरज अरोड़ा जी। नीरज अरोड़ा जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और कॉल फॉर जस्टिस सोसाइटी द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं। हम नीरज अरोड़ा जी से ही जानते हैं कि ये कमेटी क्या है और इन्होंने किस तरह की रिपोर्ट बनाई है। नीरज जी, आप हमें इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में बताइए कि ये कब बनाई गई और इनका किस तरह से इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी। जी देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल फॉर जस्टिस। ठीक है, ये एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। तो ये जो दिल्ली में दंगे हुए, इसकी जांच करने के लिए इस एनजीओ ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को एक हेड कर रहे थे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस श्री अंबादास जोशी। इसके अलावा इस कमेटी के अंदर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर और वो भी शामिल थे। ऑब्जेक्टिव ये था कि इस तरह के लोगों को शामिल किया जाए जिनका इससे रिलेटेड एक्सपोजर भी हो, और वो जो वहाँ पर जाके इन तथ्यों की जांच करके अपने एक्सपर्टाइज के द्वारा उसके अंदर कोई प्रॉपर एनालिसिस दे पाएँ, जिससे कि जो रोड से लोगों पीड़ित हैं उनकी हेल्प हो पाए और सरकार को भी वो तथ्य दिए जाएँ जिस पे सरकार एक प्रॉपर एक्शन ले पाए। ये जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, जिसके अंदर एक्सपर्ट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं, उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर हैं वो सारे उस घटना स्थल पे गए, बहुत लोगों के बयान लिए, उनको एग्जामिन किया, जो इंसिडेंट हुई, जो मकान जल गए थे या जो डैमेज हो गए थे, उन प्रॉपर्टियों का भी इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद जो अपना सोशल मीडिया है या अपना न्यूज़ मीडिया है, इनकी भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी उन सबको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के हमने ये रिपोर्ट जो है अपने जो है होम मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपी, ताकि इस पे आगे कार्रवाई हो सके। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, उन्होंने इसको, हमने अपनी रिपोर्ट देके उनको बताया कि ये जो बेसिकली जिसको हम दंगे कह रहे हैं, ये दंगे नहीं थे। ये एक एंटी नेशनल ग्रुप, जो रेडिकल ग्रुप्स, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी एक सोची समझी एक चाल थी, जिससे उन्होंने वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी थी उनको यूज़ करके दूसरी कम्युनिटी पे अटैक करा के इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इंस्टिगेट किया, और जिससे ये सारा नुकसान हुआ। जिसके अंदर हमारा उनसे ये भी वो था कि इनमें जो ऑब्जेक्टिव था वो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का था, जो कि हमारे देश को कास्ट पे, रीजन पे, इन सब चीज़ों पे जो डिवाइड करना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ये कम्युनल वायलेंस नहीं था, दिल्ली में जो भी रॉयट्स हुए हैं ये एक सोची समझी साजिश है जो करी गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये साजिश क्यों करी गई है, क्या आपको लगता है? देखिए, हम इस बात को पिछले बहुत सारे वर्षों से देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली रेडिकल ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, या जो आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर्ड ग्रुप हैं, वो हमारे देश को किसी ना किसी पॉइंट्स को लेकर विभाजित करने में, वहाँ पर डिसहारमोनी फैलाने में, लोगों में झगड़ा कराने में या वायलेंस को इंस्टिगेट करने में लगे रहते हैं। तो पीछे हुआ क्या कि जो पिछले कुछ वर्षों से 2-3 इशू ऐसे थे जिन बेसिस पे ये बहुत सारे झगड़े, इंस्टिगेशन होती रहती थी, जैसे जिनमें से एक राम जन्मभूमि का मुद्दा था, दूसरा कश्मीर का मुद्दा था, ठीक है ना। और पिछले 2 साल के अंदर ये सारे मुद्दे ख़त्म हो गए, क्योंकि सरकार ने इन सब मुद्दों के लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल लिया, जो मुद्दे कोर्ट में भी गए, और अल्टीमेटली अब इन रेडिकल ग्रुप्स के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस बेसिस पर ये इंस्टिगेट कर पाएँ, यहाँ वायलेंस को जनरेट कर पाएँ, या जो हमारी कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर पाएँ। तो बेसिकली जब ये सीएए बिल आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इन्होंने उसको, जो लोकल लोग हैं उन लोगों को उन्होंने मिस रिप्रेजेंट करके बताया। फॉर एग्जांपल, लोगों को बताया कि जी देखो, आपको इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। और ये जो फर्जी नैरेटिव था, इसको बड़े बेहतरीन तरीके से यूज़ करके जो लोग अनएजुकेटेड थे, जिनको कम नॉलेज थी, उनको इंस्टिगेट किया। इंस्टिगेट करने के बाद उन्होंने उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके इन दंगों को एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत उन्होंने एग्जीक्यूट करा। नीरज जी, हमारा आपसे सवाल ये है कि ये जो दंगे हुए ये दिल्ली में एक विशेष एरिया में हुए और एक विशेष डेट को हुए,
तो इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दंगे बड़े सुनियोजित ढंग से बड़ी प्लानिंग के साथ किए गए। और इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्यों है। क्योंकि पहला रीज़न तो क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन जो है डेंस है, तो इसलिए क्या है कि सिक्योरिटीज एजेंसी सबके लिए उनको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। दूसरा ये कि वहाँ मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन का मतलब 2 गलियों में हिंदू रहते हैं तो अगली 2 गलियों में मुसलमान रहते हैं। तो अगर आपको झगड़ा कराना है तो उस झगड़ा कराने के लिए वो ऐसी जगह सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि ऐसी जगह पे दोनों कम्युनिटियाँ आमने सामने। तीसरा ये कि वहाँ जो कम्युनिटी है वो ना थोड़ा सा कम्युनिटी जो है वो कम पढ़ी लिखी है, वो उसमें अनएजुकेटेड क्लास ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले उन दंगे को भड़काने के लिए उसके लिए फेक नैरेटिव दिया। फेक नैरेटिव के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सारे लोगों को कनेक्ट किया और इस तरह का फर्जी नैरेटिव देना शुरू कर दिया कि जी आप दंगे कराओ, आप जो है इस लड़ाई के लिए लड़ो एंड सीए से आपके अगेंस्ट ये काम हो जाएगा। तो बेसिकली वो अनपढ़ लोग थे, वो उनकी बातों में आ गए। अब व्हाट्सएप में 256 लोग आते मैक्सिमम, तो अब ये चाहते थे कि व्हाट्सएप से ज़्यादा लोगों को अगर शामिल करना तो इन्होंने फेसबुक से कनेक्ट कर दिए, फिर इन्होंने ट्विटर से कनेक्ट कर दिए। परंतु बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपका मोबाइल नहीं देखते या टीवी नहीं देखते, तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या करा, मस्जिद के थ्रू अजान करानी शुरू कर दी, दीवारों पर स्लोगन लिखने शुरू कर दिए। और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो पिंजरा तोड़ ग्रुप हैं या टुकड़े टुकड़े ग्रुप हैं, इनके जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, एक्टिव वर्कर थे, उन्होंने घरों घरों में जाकर लोगों को लोकल उसमें मोहल्लों में इकट्ठा करके इंस्टिगेट किया कि वो रोड पे आएँ और इसके अगेंस्ट प्रदर्शन करें। लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था वो दंगा कराना था, तो ये बहुत सारे लोग बाहर से भी लाए। दंगा कराने के लिए जो इनको मटेरियल चाहिए था, वो सारा मटेरियल और फाइनेंसिंग भी इन रेडिकल ग्रुप्स ने करी। अब प्रश्न ये आता है कि ये दंगे 24 तारीख को क्यों हुए। तो देखिए, जो हमारा सीए बिल है, एक्ट है जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे कंट्री के किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट जाती है, ठीक है। तो जब इन्होंने दिसंबर से इस पे शोर मचाना शुरू किया, तो इन्होंने शोर तो बहुत मचाया, बहुत ये लोग बोले, लेकिन इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट इसलिए नहीं मिला कि सीए बिल में ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि हम इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी इवेंट करें और उसको हम जो ट्रंप की विजिट है उससे कनेक्ट करें। तो 17 फरवरी को उमर खालिद ने ओपन स्टेटमेंट दी कि जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे उस दिन हम आपको ये दंगे करके दिखाएंगे। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मीडिया में है, जो ये भी शो करती है कि कितने प्री प्लान तरीके से किए गए। और एक और मैं चीज़ इसमें बताऊंगा बड़ी खास, कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस बात को रेफर कर रही हैं कि जी ये कपिल मिश्रा की स्पीच है, कपिल मिश्रा की स्पीच की वजह से हुआ। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो, कपिल मिश्रा की स्पीच हुई 23 तारीख को। 23 तारीख को जिस समय स्पीच हुई उस समय ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी और उस दिन शाम को वहाँ दंगे हुए भी, बहुत सारी गाड़ियों को जलाया गया। लेकिन इन रेडिकल ग्रुप का टारगेट था ट्रंप की विजिट के दौरान दंगे कराना, राइट। 23 तारीख को दंगे होना उनको सूट नहीं करता था, इसलिए 23 तारीख को झगड़ा होने के बाद, जबकि इतनी मात्रा में वो लोग भी थे, और अगर हम उसको रोएट कहें तो रोएट करने के लिए शायद अगर ये लोग कहते हैं कि कपिल मिश्रा की स्पीच है तो वो उसी समय ट्रिगर हो सकती थी, पर बेसिकली कपिल मिश्रा की स्पीच का इस बात से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, राइट। तो बेसिकली उन्होंने 23 तारीख को अपने आप को रिस्ट्रेन किया और 24 तारीख को जिस दिन ट्रंप ने आया उसी दिन उन्होंने बड़े प्री प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से इन जो दंगों को एग्जीक्यूट कराया। नीरज जी, मैं विकिपीडिया देख रहा था, विकिपीडिया के अंदर जो लिखा गया है दिल्ली राइट्स के बारे में, वो कहानी कुछ और कहती है। आपने भी वो ज़रूर देखा होगा, उसके बारे में आप जरूर दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? देखिए, इसका बड़ा सिंपल रीज़न है। पहले तो आप ये समझिए, जब से हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे हैं, इंटरनेट वर्ल्ड में रहने लगे हैं, तो जो कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू आता है वो हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए आप देखेंगे जब कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में कंपनी क्या कोशिश करती है कि जी गूगल में आप उनका नाम डालो तो सबसे पहले आए। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती हैं, जो आप नरेटिव बोलोगे उस नरेटिव को नंबर 1 पे लाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से ये काम किया, तो उनकी प्लान का ये भी हिस्सा था
कि हम जो भी नरेटिव है उसको भी मैनेज करें। चाहे अटैक उन्होंने करवाया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वो बर्डन दूसरी कम्युनिटीज़ पे डालने की कोशिश की, हिंदू कम्युनिटी पे, ताकि ये जो कम्युनल वायलेंस है ये बढ़े, ठीक है ना, ये सर्वाइव करे और आने वाले टाइम में भी वो इसको एक्सप्लॉइट कर पाए। तो अगर आप देखेंगे 24 और 25 तारीख 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन पूरा जो अटैक है वो हिंदू कम्युनिटी पे था, लेकिन अगर आप उस दिन का भी नैरेटिव देखेंगे तो वो टोटल हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट है। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने पहले मैनेज कर रखा था, इनके लोग फर्जी वेब पेज बना के उस पर कंटेंट डाल रहे थे, तो इन्होंने पहले ही बड़ी प्री प्लान तरीके से जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स हैं उनको मैनेज करके उस जो नरेटिव को, फर्जी नरेटिव को, जो एक्चुअल में जो इन्होंने अटैक कराया उसको दबाने के लिए जो एडवर्स कम्युनिटी पे जो उन्होंने बर्डन को डालना था वो सारा नरेटिव बहुत मात्रा में डाला गया, राइट। और उसी योजना के अंतर्गत ये जो विकीपीडिया पर डाला गया, ये भी सारा उन्हीं ग्रुप्स का काम है जिन्होंने विकीपीडिया पे डाला गया। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, विकीपीडिया पर कोई भी व्यक्ति पेज बना सकता है, कोई भी अपने कमेंट डाल सकता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है। इसलिए विकीपीडिया पे डालने का मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई अथेंटिसिटी है। रेदर देन, अगर आप देखेंगे, मैं बड़ा आपको कुछ इसमें पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है। नंबर 1, जिस दिन दंगे होते हैं 24 तारीख को, उस दिन मुस्लिम कम्युनिटी के सारे स्कूल बंद थे जी। उनके बच्चे स्कूल नहीं आए। उनके जितने बच्चे हिंदू स्कूलों में आए वो बच्चे भी उन्होंने 10 बजे तक विड्रॉ कर लिए, क्योंकि उनको मालूम था आज दंगे होने वाले हैं। और देखिए, सबसे हैरानी की बात है, एक HDFC की ब्रांच जो कि यमुना विहार एरिया में है, जिसका मैनेजर मुस्लिम था, उसे पता था दंगे होने वाले हैं, वो ब्रांच भी उस दिन नहीं खुली, जबकि सारे बैंक खुले हुए। उसके अलावा जितनी बिल्डिंगों से अटैक हुआ, सब बिल्डिंगों पे 5वीं मंजिल तक दुनिया भर के पत्थर, कैटरपोल्ट, ठीक है, और ये पेट्रोल बम इतनी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं कि अगर हम उसको बड़ा सिंपल से भी समझना चाहें कि इतनी तैयारी करने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो इतनी तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 15 दिन से 1 महीने का मिनिमम टाइम चाहिए कि आप इतनी चीज़ों को भारी मात्रा में इकट्ठा करें, उनको तैयार करें, और उसके लिए आप सारी लोकेशन भी आपने आइडेंटिफाई करी, अटैक करने वाले जो टारगेट हैं वो भी आइडेंटिफाई किए गए। तो ये अपने आप में बताता है कि ये जो थी, ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये एक ग्रुप जो कि हमारे देश के अगेंस्ट है। उन्होंने बड़े तरीके से जो लोकल कम्युनिटी थी, जिसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अनपढ़ थे या जो कॉन्सिक्वेंस को नहीं समझ पा रहे थे, उनको मेंटली फेक नैरेटिव देके उनका माइंड ब्रेन वॉश करके इन दंगों को कराया गया। नीरज जी, आपने अभी जैसे कहा कि इंटरनेट के ऊपर जो भी वर्चुअल इन्फॉर्मेशंस है, विकिपीडिया की ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मैं अभी लॉकडाउन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने मैसेज में कहा था, फेक मैसेजेस एंड डॉक्टर्ड वीडियो। क्या आप उसको इससे रिलेट करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये फेक नैरेटिव, फेक न्यूज़ ही हैं। और देखिए, इसमें आप एक बात को बड़ा क्लियरली समझिए, जो फेक न्यूज़ हैं ये कोई बड़े सिंपल इशू नहीं है। फेक न्यूज़ को किसी भी कंट्री में एक वेपन ऑफ वार माना जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसको चाणक्य के टाइम से देखें तो आप देखेंगे आज तक जितने भी वार हुए, सभी वार्स के अंदर फेक न्यूज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया टू कंफ्यूज द पीपल, ठीक है, टू क्रिएट ए डिवाइड बिटवीन द पीपल, ठीक है, अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए। और अगर अभी आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट में देखें, इंटरनेट एनवायरनमेंट में, रशिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आने वाला मिस इन्फॉर्मेशन कंट्री है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरा अभी आप कोविड-19 सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में हमने देखा कि कितनी फेक न्यूज़ मार्केट में आई, ठीक है, और उस फेक न्यूज़ का कितना हर्जाना आम लोगों को देना पड़ा। तो ये फेक न्यूज़ के लिए हालांकि हमारे यहाँ प्रावधान हैं, लेकिन ये प्रावधान तब बनाए गए थे जब फेक न्यूज़ हम स्पीकर से देते थे, जब फेक न्यूज़ 200-400 लोगों को इम्पेक्ट करती थी। आज इंटरनेट के माध्यम से एक फेक न्यूज़ में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाखों लोगों को भेज सकता हूँ। नीरज जी, आपका जो डोमेन है वो साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटीज़ भी है,
साइबर फोरेंसिक में भी आप एक्सपर्ट हैं, तो क्या सरकार को इस तरह के फेक न्यूज़ जिसके कारण इतने दंगे हुए, या आप कह रहे हैं लॉकडाउन के अंदर फेक न्यूज़, या देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं फेक मैसेजेस, डॉक्टर्ड वीडियो, तो क्यों नहीं एक मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया इन दंगों के बाद या इस लॉकडाउन के बाद, ताकि दोबारा भविष्य में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो, इस तरह के फेक मैसेजेस वायरल ना हो सके? देखिए, जो मेरे जानने में आया कि अभी तो दिल्ली पुलिस ने भी अपना एक सेल बनाया है कि इस तरह के न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे आते हैं उसको हम कैसे सुपरवाइज करें। लेकिन अभी भी मेरा मानना है इसके लिए हमें नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रॉपर योजना बनाने की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, फेक न्यूज़ आ गई, दंगे हो गए, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, फिर अगर हमने 10 लोगों को पकड़ भी लिया कि इन्होंने फेक न्यूज़ दी थी, उससे आपका पर्पस अचीव नहीं होता। फेक न्यूज़ का देखिए, पहला मानना तो ये है कि जितनी स्पीड से फेक न्यूज़ फैलती है उतनी ही स्पीड से आप उसके विस्तार को रोक सकते हैं। अब फेक न्यूज़ रुकेगी कैसे? अगर लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ले सकती है, सोसाइटी ले सकती है। जैसे कि अभी आपने कोविड-19 में देखा होगा, शुरू में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने, सब पुलिस वालों ने, अब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दे दिया जहाँ पर आप जाके फेक न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। सभी टीवी चैनल्स ने, जो अदर सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी अपना एक पोर्टल बना दिया कि जी कोई फेक न्यूज़ है आप वेरीफाई करें। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो तरीके हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। सबसे जो तरीका है जो फेक न्यूज़ को फेल कर सके, जितनी स्पीड से फेक न्यूज़ आई उतनी स्पीड से ऑथेंटिक न्यूज़ आ जाए, तो वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को, सरकार को इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। नीरज जी, दिल्ली दंगों में एक तरफ फेक न्यूज़ है, दूसरी तरफ जो आपने बताया पेल्टिंग स्टोन्स या और जो पेट्रोल बम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन इतनी बड़ी जो साजिश रची गई, जो देश की राजधानी है जिसमें यह साजिश रची गई, क्या बगैर किसी फंडिंग के ये संभव है? देखिए, इन्हीं दंगों के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन हुई और डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि इसमें पीएफआई ने करीबन 120 करोड़ रुपया इन एंटी-सीए कैंपेन पे पूरे इंडिया में खर्च किया, और उसका पैसे का एक बहुत बड़ा पोर्शन दिल्ली के बैंक अकाउंटों से भी निकलवाया गया और दिल्ली के लोगों से भी कलेक्ट किया गया। और उस रिपोर्ट में ये भी आया कि कुछ बाहर के ग्रुप हैं, जैसे लश्कर तोयबा और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती है हमेशा, लाइक आईएसआई और आईएस इस्लामिक स्टेट, तो इनकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई गई। ठीक है, तो ये बात तो देखो, प्री प्लानिंग, जिस तरह के लोग कनेक्टेड थे, लोकल मीडिया वाले, जैसे अब ताहिर हुसैन के अगेंस्ट भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, तो उसके अंदर भी वो सारी कॉन्स्पिरेसी आई हुई है, और बल्कि उस कॉन्स्पिरेसी में अभी कहीं उन्होंने मरकज का रोल भी बताया है, तबलीगी जमात का, तो वो भी उससे कनेक्टेड है। तो इसमें बड़ी विजिबिलिटी ये आ रही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन सी रेडिकल ग्रुप थे हु आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज, इन्होंने कंबाइंड होकर प्री प्लान करके इसको योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। नीरज जी, दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं या भविष्य में होती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पड़ता है। तो क्या सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के जो दंगे ये हुए दोबारा ना हो? देखिए, इस पर्टिकुलर केस में भी ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जो क्रिमिनल थे, उनका इरादा भी यही था कि हम उसको ट्रंप की विजिट के दौरान करें ताकि उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। लेकिन देखिए, मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जितनी ही हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, जितनी जान माल की हानि हुई, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और इस तरह की जो इवेंट है वो हमारे लोगों में कहीं बहुत लंबे समय के लिए एक डिवाइड भी क्रिएट कर जाती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो इन पर्टिकुलर रेडिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें, सोशल मीडिया के थ्रू उनको कंट्रोल करें, ताकि इन एक्टिविटीज़ को होने ही ना दिया जाए। क्योंकि इसके अंदर सरकार की सक्सेस इसमें नहीं है कि आपने बाद में लोगों को पकड़ लिया, सरकार की सक्सेस इसमें है कि वो इस तरह की इवेंट को ना होने दे, ताकि ये जो इनोसेंट लोग हैं, जिनकी जान गई, जिनको नुकसान हुआ, उसको रोका जा सके।
नीरज जी, जैसे आपने अभी कहा कि दंगे वाले दिन 10 बजे पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चों को स्कूल से वापस बुला लिया गया, या पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ स्कूल्स बंद थे, यहाँ तक कि बैंक भी उस एरिया में जहाँ पे दंगे हुए, यमुना विहार एरिया, तो वो बैंक भी उस दिन बंद रखा गया था। क्या आपके पास इसके कोई सबूत हैं? देखिए, ये कमेटी के जो मेंबर्स हैं ये मौके पे गए, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों के हमने बयान रिकॉर्ड किए और जिसको हमने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली दिया हुआ है कि किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया। इसके अलावा जो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और ताहिर हुसैन के केस में चार्जशीट फाइल की है, यही सब चीज़ें उस चार्जशीट में पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी सामने आई। तो देखिए, आप इस बात को बड़ा बड़ा लॉजिकली समझिए कि ये ऐसी बात थी जो पूरी कम्युनिटी को वहाँ पता थी, ठीक है। तो लेकिन जो लोग थे दूसरे, जिनको पता था कि आज कुछ होना है, तो उनके दिमाग में ये था कि जैसे बड़े दिन से प्रदर्शन चल रहा है तो वैसे ही प्रदर्शन होगा जी। उन्हें ये तो पता नहीं था कि ये लोग जो है पेट्रोल बम लेके और अपने वेपन्स लेके और एक बड़े तरीके से उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और देखिए, मैं बड़ा एक आपको एग्जांपल दूंगा। यमुना विहार में जी। एक ही टाइम पे यमुना विहार पे 3 तरफ से अटैक हुआ। एक मजूम आया सीलमपुर की तरफ से, एक आया चांदबाग की तरफ से, एक करदमपुरी की तरफ से, और तीनों तरफ से जो अटैक हुआ वो एक एट द वेरी सेम टाइम, एक ही समय पे, जो कि बिना योजनाबद्ध प्लानिंग के नहीं हो सकता। आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग, जो कम्युनिटी के लोग कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं कि या मीडिया कह रहा है कि दंगों में इन्वॉल्व थे, तो उनको भी इस बात की भनक नहीं थी कि इस तरीके से दंगों का रूप दिया जाएगा? आप ये कहना चाहते हैं कि वो उनको कुछ लोग ही इसमें शामिल थे, पूरी कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं थी? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, जो आम लोकल लोग हैं उनको तो इंस्टिगेट किया गया, लेकिन हमारी इंक्वायरी के दौरान ये भी सामने आया कि बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे, और इस बातों को शायद बाद में लोकल लोगों ने पुलिस को ये बताया भी है। तो इसमें आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल ग्रुप के जो सपोर्टर थे, या उन्होंने कुछ अपने लोकल पॉलिटिशियन जैसे ताहिर हुसैन है, और ये जो इसका क्या नाम, राजधानी स्कूल का मालिक था, तो इस तरह के कुछ लोकल ग्रुप भी उनके साथ मिल गए। तो उन्होंने इसको बड़े तरीके से अंजाम दे दिया कि इनको जो है ना, वो जो एक सिंपल प्रदर्शन होना था उसको उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से दूसरी कम्युनिटी पे अटैक कर दिया, ठीक है, जिसका बाद में रिटेलिएशन हुआ और वो एक दंगों का रूप आ गया। पर बेसिकली ये एक बड़ा सोचा समझा, प्लानिंग से किया हुआ एक अटैक था, और जिसका पर्पस इन दंगों को इंसाइट करना था। हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि जिन्हें कम्युनल वायलेंस बोला जा रहा है, जिन्हें दंगे बोला जा रहा है, वो हकीकत में दंगे नहीं है। वो एक सोची समझी साजिश है जिसमें मासूम लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हथियार बनाया जा रहा है, उनको माध्यम बनाया जा रहा है देश में कम्युनल वायलेंस करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए। तो यहाँ हम क्विक न्यूज़ 10 के चैनल के ऊपर हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी का हिस्सा ना बने। इस तरह के अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस जो उनको शेयर करी जा रही है उसको पहले अच्छी तरह से जांच कर लें, उसके बाद ही उसके ऊपर ट्रस्ट करें, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो तो देश की सरकार को भी चाहिए कि वो समय रहते उचित कदम उठाए, चाहे वो साइबर सेल है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको समय रहते वो कदम उठाएं ताकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो कोशिशें हैं देश को तोड़ने वाली ताकतों की, वो दोबारा भविष्य में ना हो सकें। धन्यवाद। मैं हूं संतोष गुप्ता, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ 10। अगर आपको ये रिपोर्ट्स अच्छी लगी है, अगर आप ये रिपोर्ट्स में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप अपने कमेंट्स दें, और भविष्य में इस प्रकार की खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं हूं संतोष गुप्ता, आप देखते रहिए क्विक न्यूज़ 10।